नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जबलपुर के एसपी ऑफिस पहुंची यह महिला जबलपुर के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल की पत्नी ने, जो कि अपने ससुराल पक्ष और पति से परेशान है। जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर शिप्रा पटेल नाम की महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष की शिकायत दी है। महिला ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल और उनके परिवारजनों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है और जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से एक ज्ञापन के माध्यम से अपील की है कि उसके दहेज लोभी पति और उसके परिवारजनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शिप्रा पटेल ने बताया कि उसकी शादी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद रंजीत पटेल व उसके परिवारजनों द्वारा दहेज के लालच में उसको परेशान किया जाने लगा और पति व उसके परिजनों द्वारा उसके साथ दहेज को लेकर आए दिन मारपीट की गई। ये हम लोगों ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया था। ससुराल वालों से ये जो दहेज की मांग और मारपीट करते रहते हैं और मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया है। डिलीवरी के पहले ही मुझे मायके भेज दिया गया था, तो मैं मायके में ही रह रही हूँ। लेने भी नहीं आते हैं, बोलते हैं पहले दहेज का पैसा लेके आओ, इसके बाद और एक्स्ट्रा का पैसा लेके आओ, खर्च कौन उठाएगा, ये सारी चीज़ें उनकी रहती हैं डिमांड। तो वो मुझे लेने भी नहीं आते हैं। मैं यहाँ पर ये जन सुनवाई के लिए आज आई हुई थी। इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ। महिला थाने में भी हम हर शनिवार को चक्कर काटे जा रहे हैं। हर जगह हम घूमते बस रहते हैं। कौन है ये, किसके खिलाफ आप शिकायत? ये रंजीत पटेल हैं और ये बीजेपी में युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सब जहाँ भी हम लोग जाते हैं उन सबका यही कहना रहता है कि आपका मामला ऐसे ही डला रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा और आप ऐसे ही घूमते रहेंगे। वो लोग थोड़ा राजनीतिक पकड़ वाले हैं, तो आप भी थोड़ा राजनीतिक अप्रोच का यूज़ करिए ताकि आपके फेवर में भी कोई चीज़ हो सके। अब क्या चाहते हैं आप? तो हम यही चाहते हैं कि हमारी भी FIR दर्ज हो, कुछ तो एक्शन लिया जाए। जो हम यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं बार बार। कितनी मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं आपको, क्या लगता है? मानसिक प्रताड़ना तो इतनी है कि मैं बस झेल ही रही थी और अब उन्होंने मतलब शुरू से ही शायद उनका यही दिमाग में था कि हमें बस शादी बस करनी है और कुछ हमें तो रखना नहीं है या संबंध नहीं रखना है या शादी को आगे बढ़ाना ही नहीं। क्योंकि वो शुरू से ही शादी के बाद से ही उनका ये सब ड्रामा शुरू हो गया था। शुरू से ही हम ये बस, लेकिन परिवार वालों का ये रहता है कि अब मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। अब तो उन्होंने बिल्कुल मतलब कोई कांटेक्ट भी नहीं रखते और ना ही ले जाना भी नहीं है, हमें घर में रखना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें रहती हैं और वहाँ जब रहो तो मेरे जेठ भी हमेशा ही मेरे ही कमरे में रहना और जब मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ तो उनका भी मेरे साथ मारपीट करना और घर में जो और बड़े हैं उनका भी ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं रहता। वो उल्टा ही उस चीज़ को मतलब मुझे ही गलत बोलते हैं। मुख्यमंत्री से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे विषय में जल्द से जल्द कार्रवाई ली जाए और मुझे मेरे और मेरे 8 महीने का जो बच्चा है उसे न्याय दिलाया जाए। 181 में शिकायत की थी आपने सीएम? जी, सीएम हेल्पलाइन में की थी हमने शिकायत। तो इसके बाद पुलिस से ही फ़ोन आने लगे कि आप सीएम हेल्पलाइन बंद कर दीजिए, हम लोग एक्शन लेंगे। बार बार उन्हीं के फ़ोन आ रहे थे, आप बंद कर दीजिए, हम एक्शन लेंगे। तो बस टाइम निकलता जाता है, कुछ होता नहीं है। सामने आया था जिनके बारे में उनका प्रकरण महिला थाना में विगत कई दिनों से चल रहा है, जिनका परामर्श चल रहा है, उनको भी सलाह दी गई है कि वो संबंधित अपने अधिकारी से मिल लें ताकि उनकी त्वरित कार्रवाई हो सके। और उनके द्वारा ही अभी पूर्व में कुछ दिन पहले लिख के दिया गया था कि वो कार्रवाई नहीं चाहती। वो दस्तावेज भी वो संलग्न करके लाए थे, तो वो क्या सत्यता है उसके जाँच के लिए हमने संबंधित CSP को मार्क कर दिया है ताकि उसकी वैधता जांच करेंगे। विधायक जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। 8.5% पर बेरोजगारी दर पहुंच गई है। उज्जैन में 25 पदों के लिए 10,000 युवाओं ने आवेदन किए। प्रदेश में करोड़ों रुपए का कर्ज बढ़ गया है। सरकार 80 करोड़ रुपए का जेट विमान खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2,88,000 करोड़ का खर्चा है। सरकार को आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लेकर आए हैं। बिजली के दामों को बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है। पावर प्लांट 50% उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं। 100 यूनिट के 2,000 रुपए के बिल आ रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं को सरकार यातना दे रही है। बिजली के बिलों की वसूली और कनेक्शन काटने का कांग्रेस विरोध करेगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की खबरें आती रहती हैं। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है
लगभग 10%, 9% के आसपास बिजली के दाम बढ़ाने हैं सरकार को। कारण बताया जा रहा है कि फ्यूल जो कोयला और डीजल की कीमत बढ़ी है उसके कारण हमें बिजली के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इस बीच में कोई कोयले के रेट नहीं बढ़े। डीजल क्रूड ऑयल $7-8 सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो फिर फ्यूल के नाम पे बिजली के दाम बढ़ाना आम उपभोक्ता को ये सरकार की यातना देने जैसा है। आप देखो कि पावर प्लांट 50% भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ये शिवराज सिंह जी के 17 साल के मुख्यमंत्री काल का सबसे बड़ा फेलियर है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 100 रुपये 100 यूनिट कमलनाथ जी का सपना था, उन्होंने दिया, 15 महीने में उसका असर हुआ और जनता में इसकी राहत मिली। शिवराज सिंह जी आए, उन्होंने कहा 100 रुपये से 100 यूनिट से ज़्यादा, 200 रुपये से ज़्यादा बिल आएगा तो मैं बिजली के खंभे पे चढ़ के कनेक्शन जोड़ूंगा, भरना मत। और अब 100 यूनिट 2000 रुपये। कौन दोषी है शिवराज जी? क्यों यातना देने पे लगे हो आप? लूट की सरकार के मुखिया बनके इस जनता को कह रहे थे हमने बचाने के लिए सरकार गिराई। क्या इस तरह का बचाना था आपको इस जनता को? प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली उपभोक्ताओं को जो यातनाएं दे रही है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और जैसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पार्टी कार्यक्रम देने वाली है कि बिजली के बिल जहां जहां बढ़ेंगे और कनेक्शन कटेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जा जाके जोड़ेंगे। बिजली की यातनाओं पे कुर्की होगी, कांग्रेस विरोध करेगी। बिजली के बिलों की वसूली को लेकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। ये कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहता है, यातनाएं बंद करें। इन सब के बीच में आप अखिल विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के जबलपुर में अखिल विद्यार्थी परिषद का 67वां अधिवेशन हुआ। 3 दिवसीय अधिवेशन में 1 वर्ष की कार्य रूपरेखा बनाई गई। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र तोमर ने बताया कि 1 वर्ष में 1 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 37वां अधिवेशन जबलपुर में किया गया। 3 दिवसीय अधिवेशन में 1 वर्ष की कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। राष्ट्रीय मंत्री गजेंद्र तोमर का कहना है कि 3 दिन तक अधिवेशन चला। राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ ग्रहण हुआ। 3 प्रस्ताव पारित हुए। मैं कह सकता हूं कि शिक्षा की पवित्रता को बचाने हेतु शिक्षा समुदाय आगे आए। वर्तमान परिदृश्य परिषद गतिविधियों में खेल बने प्राथमिकता। शिक्षा को लेके जो प्रस्ताव आया उसमें हमने पूरे देश भर में विश्वविद्यालय कैंपस को खोलने की बात की है, क्योंकि जो शिक्षा की अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हैं हम, चाहे कोविड की पिछले बार देखें या ओमिक्रॉन का प्रकोप देखें, लेकिन शिक्षा को भी हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन है। उस दृष्टि से धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से एजुकेशन ऑफलाइन मोड में भी की जाए, हम इसके पक्षधर हैं। इस विषय को लेके पूरी क्वालिटी एजुकेशन की बात हमने इस प्रस्ताव में की। हम सब लोगों ने पढ़ा भी होगा आप सब लोगों ने। वर्तमान परिदृश्य जो देश में ऐसी सकारात्मक नकारात्मक बातें जो चल रही हैं देश में, ऐसे सारे विषयों को सम्मिलित करके एक जो प्रेजेंट सिनेरियो का एक प्रस्ताव आया, इसको भी आपको दिया गया है। और जो परिसर गतिविधियों में खेल बने प्राथमिकता, जो पहले जो खेल को एक एक्स्ट्रा करिकुलम में लेते थे, आज NEP 2020 आई है और खेल भी एक कैरियर के तौर पे युवा ले, इसको लेकर भी एक प्रस्ताव आया है। और जैसा कि अधिवेशन होता है तो साल भर की हमारी पूरी रूपरेखा बनती है, हम आगे क्या करने वाले हैं। तो अभी हम 1 करोड़ इस अधिवेशन में 1 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य लिया है। अभी हमारी सदस्यता करीब 32-33 लाख के लगभग है। इस अधिवेशन में हमने 1 करोड़ का सदस्यता का लक्ष्य रखा है। और ABVP के जैसे 75 वर्ष जैसे आज स्वाधीनता के चल रहे हैं, ऐसे ABVP के 75 वर्ष 2022 में प्रवेश कर चुका है। तो ऐसे 1500 विस्तारक, फुल टाइमर्स विस्तारक निकालने की योजना है। 50,000 विद्यालय तक इस बार हम पहुंचेंगे 2022 में। 1 लाख गांव तक पहुंचने की हमारी रीच होगी। विद्यार्थी परिषद का पूरा अभियान चलेगा। 1 लाख गांव तक हमको इस साल पहुंचना है। स्वाधीनता के 75 वर्ष के अवसर पर, अमृत महोत्सव के अवसर पर देश भर में विद्यार्थी परिषद 26 जनवरी को तिरंगा रैली के माध्यम से देश भर में ऐसे अनसंग हीरोज को भी याद करेगी। ये बहुत बड़ा अभियान है जो लिया गया है। तो ऐसे पूरे 3 दिन का जो हमारा अधिवेशन चला, जिसमें सारे देश की समसामयिक विषय हो, एजुकेशन का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, खेल का विषय हो, चाहे अन्य विषय हो, ऐसे 3 दिन का अधिवेशन जबलपुर में
बड़े ही अच्छे से संपन्न हुआ। हमारी शोभा यात्रा आप सब लोगों को माध्यम से, आप मीडिया के बंधु आप सबको पता भी चला होगा, बड़ी भव्य शोभा यात्रा संस्कार धानी जबलपुर में अधिवेशन में देखने को मिली। नए सुभाष नगर फ्लाईओवर ब्रिज पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की मॉक ड्रिल करके सुनिश्चित करेंगी कि कहां पर डिवाइडर बनने हैं, क्योंकि मेट्रो के पिल्लर आने से यह आशंका थी कि दोनों ट्रैफिक यदि मिक्स होंगे तो एक्सीडेंट जोन बन सकता है। मॉक ड्रिल में मिक्स ट्रैफिक चलाया जा रहा है। या मॉक ड्रिल में 3 से 4 दिन चलेगी। इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से इसमें चेंजेस करके 23 जनवरी का उद्घाटन करेंगे। रन करेंगे। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कहां हमें डिवाइडर बनाना है, क्योंकि मेट्रो के पिलर आने से ये आशंका थी कि दोनों ट्रैफिक यदि मिक्स होंगे तो एक्सीडेंटल जोन बन सकती है। इसलिए आज हमने ये ट्रायल रन किया, मॉक ड्रिल किया और इसमें चयनित ट्रैफिक हम चला रहे हैं, मिक्स ट्रैफिक चला रहे हैं। 3-4 दिन इसको देखेंगे और 5-7 दिन बाद जो इसकी रिपोर्ट मिलेगी उस हिसाब से चेंजेस करके 23 तारीख को हम इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। लगभग 5 लाख लोगों को रोज इससे फायदा मिलेगा। ये एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला, नरेला विधानसभा और भोपाल के लिए बड़ी सौगात है। कोविड को लेकर टीकाकरण के लिए लगभग 594 24 घंटे में पॉजिटिव केस आए हैं। अब लगभग मध्य प्रदेश में 1544 एक्टिव केस हैं। हमने हर स्तर पर पूरी तैयारी की है और ये सुनिश्चित किया है कि हम कोरोना की इस महामारी को रोक सकें। चिकित्सीय व्यवस्था भी हमने पूरी चुस्त दुरुस्त की है। स्पॉट फाइन भी आज से बढ़ाया गया है। आज से जो मास्क नहीं लगाएंगे उन पर 200 रुपये का फाइन होगा। जीतू पटवारी का भी प्लेसमेंट काम नहीं है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस को केवल इल्जाम लगाने की आदत हो गई है। जीतू पटवारी जी ये भी तो बता दें, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और वो मंत्री थे तो उस समय कोरोना के लिए उन्होंने क्या किया था। उस समय तो वो आईफा अवार्ड आयोजित कर रहे थे इंदौर में ही, जहां से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। एक समीक्षा बैठक नहीं की थी। हमारी सरकार काम भी कर रही है और कटिबद्ध है पूरी तरह से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हरदा रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त स्वागत। हरदा रेलवे स्टेशन पर गृह मंत्री के आगमन पर जबरदस्त उत्साह। नेहरू स्टेडियम हरदा में आयोजित कमल युवा खेल महोत्सव में गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। डॉक्टर मिश्रा और कृषि मंत्री पटेल ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। पटेल जी को धन्यवाद कि उनकी वजह से मैं आया। मैं सिर्फ संदीप के डर के मारे आया हूँ। मेरे लिए संदीप और सुकर्ण में कोई अंतर नहीं है और दोनों दोस्त हैं, और उसका ही डर था मुझे जो आपके बीच में ले आया। बड़े मन से स्नेह करता हूँ। रोज मिलता है, जब भी वो भोपाल में होता है मैं घूमता हूँ तो हम साथ में टहलते हैं दोनों भाई। और इसलिए बच्चों उसको मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि उसने आप सबका ध्यान आकर्षित किया। एक बात और कहना चाहता हूँ, आपकी उम्र है अभी ऊंची उड़ान भरने की, इसलिए कभी खेलने के लिए खेलना मत, हमेशा जीतने के लिए खेलना, तो अपने आप खेल ठीक हो जाएगा आपका। मन में भाव रखो कि मैं ही पुरस्कार लूंगा, मैं ही जीतूंगा। जब ये भाव होगा तो जीत आपकी सुनिश्चित होगी। अगर खेलने के लिए खेलोगे तो जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है। आपके सामने सुनहरा भविष्य है, उड़ने के लिए खुला आसमान है। और किसी शायर ने कहा है कि यूं दूर बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और इसलिए ऊंची उड़ान भरने का उम्र है तुम्हारी, ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो जाओ। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम इतना करो कि सुनते ही काम हो जाए। ऐसी जिंदगी को जिए। और बढ़िया अपने कमल भाई को देखो ना, अपना कमल भाई, मैं और कमल भाई लंबे समय से मित्र हैं। वो हमारे अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, और उनको देख देख के हम काम भी करते थे। सदन में हम लंबे समय से साथी हैं, मंत्रिमंडल में भी हम एक साथ लंबे समय से हैं। जो कमल भाई की एक चीज आप बच्चों आपको सीखना चाहिए, संदीप को भी सीखना चाहिए, उनकी जीवटता, विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानना और संघर्ष करना, ये एक कमल भाई की विशेषता है। और सच में हरदा वालों आप सौभाग्यशाली हो कि हमारे मित्र कमल जैसा आपको विधायक मिला है। जब मिलता है तब हरदा की बात करते हैं, जब मिलते हैं तब हरदा की चिंता करते हैं।
हरदा उनके रोम रोम में और रग रग में समाई हुई है। ऐसे कमल भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। जबलपुर की सिहोरा तहसील में 2 दिन पूर्व एक मुजरिम द्वारा अधिवक्ता नीरज शुक्ला पर जानलेवा हमला किए जाने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं का कहना था कि सिहोरा में एक अधिवक्ता पर एक मुजरिम द्वारा वाहन चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई। इस घटना में किसी तरह अधिवक्ता नीरज शुक्ला बच गया, लेकिन उनके साथ खड़ा उनका पक्षकार मौत के मुंह में समा गया। अधिवक्ताओं का यह भी कहना था कि प्रदेश सरकार ने कई बार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी मांग पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही। यही वजह है कि अधिवक्ताओं पर हमले हो रहे हैं। जैसा कि आपको भी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि 2 दिन पहले सिहोरा में हमारे अधिवक्ता साथी श्री नीरज शुक्ला के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। एक मुलजिम के द्वारा उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें किसी प्रकार से वो बच गए, मगर उनके साथ में खड़ा उनका पक्षकार किसी काम से उनके ऑफिस में आया हुआ था। उसकी उस घटना में दुखद मृत्यु हो गई, जिसको लेकर हमने आज माननीय कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को एक ज्ञापन से प्रेरित किया, जिसमें उनसे मांग की गई कि अधिवक्ताओं के साथ विगत कुछ वर्षों से लगातार इस टाइप की घटना घटित हो रही है। इसके पूर्व आपको याद होगा तो छिंदवाड़ा में नृशंस हत्या हुई एक अधिवक्ता साथी की। इसके बावजूद प्रशासन जो है मौन रहा और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। इस मामले को लेकर हमारे द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसमें स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि आने वाले समय में यदि मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता है तो अधिवक्ता साथी खासकर जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ सभी अधिवक्ता संघों को साथ में लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद को अपने विश्वास में लेकर मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन की श्रृंखला का एक नाद करेगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री को एहसास हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि उनसे अधिवक्ता कितने नाराज हैं, क्योंकि हमारी स्थिति इसमें ऐसी हो गई है कि हमारी मांगों पर विचार की संभावना मुख्यमंत्री के द्वारा समझ में नहीं आ रही है। इसको देखते हुए आज ज्ञापन दिया है कि आगामी समय में हमारी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो हम बृहद और विस्तृत रूप से आंदोलन करें। जीआरपी जबलपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह के चौथे दिन दिनांक 4/1/2022 को रेल पुलिस इकाई जबलपुर की रेल रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मेलन रेल पुलिस लाइन जबलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जबलपुर, मदन महल, भेड़ाघाट, भिटोनी, श्रीधाम, गढ़वारा, पिपरिया, नरसिंहपुर, सोहागपुर, सिहोरा, सलीमनाबाद, कटनी, मेहर, सतना, रीवा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तथा कोतमा स्टेशनों पर गठित रेल रक्षा समिति के लगभग 85 सदस्य उपस्थित हुए, जिन्हें पुलिस अधीक्षक रेल विनायक वर्मा द्वारा संबोधित करते हुए रेल यात्रियों की सुरक्षा और अवांछित घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से रेल पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के साथ परस्पर रूप से सहयोग करते हुए कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। नमस्कार, आज यात्री सुरक्षा सप्ताह का चौथा दिवस है और आज के दिवस में रेल रक्षा समिति के सदस्यों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहे हैं। हमारी इच्छा थी कि सभी जुड़े हुए रेल रक्षा समिति के सदस्यों को बुलाया जाए, किंतु कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए हमने कम से कम यहाँ पर आयोजन रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही हमें आयोजन पूरा कर रहे हैं। इरादा ये है कि रेल रक्षा समिति का एक वॉलंटियर बल के रूप में जो आवश्यक सेवाएँ वो देते हैं उसकी हम सराहना भी करें और हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो भी इनको कम्युनिकेट करें, जिससे हम बेहतर यात्री को सुरक्षा का एहसास दिला सकें। साथ ही साथ इनकी कुछ समस्या हैं उसके विषय में चर्चा करके हम इनकी समस्याओं का हल निकाल सकें। कुछ बड़े फैसले जो आज हुए हैं उसमें आई कार्ड से संबंधी जो प्रोसेस है आज को शुरू कर दिया गया है और इसी माह में इनको आई कार्ड भी वितरित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह हफ्ता की जो फ़िलॉसफी है, जो उसकी सोच है, इससे भी इनको परिचित कराया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली रूप से ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस का जुड़ सके। और एक बार मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि जीआरपी जबलपुर जोन जो ये सारे प्रयास कर रही है उसके पीछे मार्गदर्शन हमारे रेल मुख्यालय का है, विशेषतः हमारे माननीय विशेष पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर शाही साहब का और हमारे रेल पुलिस महानिरीक्षक श्री महेंद्र सिंह सिकरवार साहब का, और उन्हीं की सोच से 7 दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों से हम जुड़ सकें और सुरक्षा का हम माहौल बना सकें, यही हमारा प्रयास रहेगा। नशा मुक्ति को लेकर भी कुछ जानकारियाँ दी हमने कल एक दिवस रखा है विशेषतः कि प्लेटफॉर्म और रेल से जुड़े हुए कई बार हम देखते हैं यात्रा के दौरान ऐसे लोग रहते हैं
या नशे की हालत में रहते हैं या प्लेटफॉर्म पर निराश्रित रहते हैं या फिर कई बार लावारिस से भटकते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं, ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्र पहुंचाना, ऐसे लोगों को हम वृद्धाश्रम में पहुंचाना यदि वो बड़े उम्र के हैं, और लावारिस बच्चे दिए तो उनको चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंचाना, ये भी पुलिस और पब्लिक का एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। तो इसी के निर्वहन में हम प्रयास करेंगे कि रेल रक्षा समिति सुरक्षा सप्ताह के 5वें दिन हम रेल रक्षा समिति सदस्यों के साथ और जीआरपी पुलिस बल के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित करके आश्रय दिला सके, उनको सहायता कर सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, इनको क्या समझाई दिया आपने? बहुत सारे आयामों पे चर्चा हुई है, विशेषतः इनकी जो उपस्थिति आसूचना जुड़ी करने में, यानी इंटेलिजेंस कलेक्शन, चोरों से संबंधी, अपराधियों से संबंधी, रेल में जहाँ पर लोग असुरक्षित महसूस करते हैं उससे संबंधी जानकारी अपने अपने स्टेशन और प्लेटफॉर्म तक पहुँचना, इस संबंध में बताया गया है। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। प्रधानमंत्री की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।